तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं आज की क्लास को लेकर के, क्योंकि आज हम लोग एक बहुत ही शानदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका वेटेज आपके एग्जामिनेशन में 8 to 9 मार्क्स का है। मतलब फिजिक्स में 26 में से या 25 में से अगर 8 मार्क्स कोई एक सिंगल चैप्टर देके जा रहा है तो मैंने ना पूरी ताकत झोंक देनी है इस चैप्टर को फोकस करने में। तो आज के इस चैप्टर का नाम है यस इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि ये रेफरेंस का पहला चैप्टर है, जबकि एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 12 है, राइट। तो इस चैप्टर की ना कहानी कहाँ से शुरू होती है भाई। आपने बचपन से इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में जलते हुए देखी है, ठीक है। तो आपने उससे यूज होने वाले अप्लायंसेस या गैजेट भी देखे हैं, जैसे आपने कंप्यूटर यूज किया, मोबाइल फोन यूज किया, राइट। ट्यूबलाइट्स जलती हैं, फैन चलता है। तो आपके माइंड में कभी आया क्या कि ऐसा क्या है कि ये जो फैन है, ये जो टीवी है, जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, फोन है, इनमें ऐसा कहाँ से एनर्जी आती है कि ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए वर्क करते हैं। तो आपने एक वर्ड कॉमन सुना होगा, वो वर्ड का नाम है चार्जिंग। लैपटॉप चार्ज नहीं है, फोन चार्ज नहीं है, राइट। तो ये एक्चुअल में कहानी इसकी शुरू होती है चार्ज से। कहाँ शुरू होती है? चार्ज से। तो बेसिकली अगर बात करें चार्ज क्या है ना, तो जरा समझिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये मेरी हो सकती है, ये इस पेन की हो सकती है, इस माइक की हो सकती है, कोई भी कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो। कंडक्टर इंसुलेटर होपफुली तो आपको आता ही होगा। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके आउटर मोस्ट सेल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिनके आउटर मोस्ट लेयर सेल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते वो होते हैं इंसुलेटर्स, या आसान भाषा में कह सकते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो चार्ज बेसिकली किसी भी मेटल की या नॉन मेटल की किसी भी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है या तो रिपल करती है। सबसे सिंपल एग्जांपल, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर आपके माइंड में होगा कि सर कैसे अट्रैक्ट करती है, कैसे रिपल करती है। अरे यार, बचपन में एक गेम खेलते थे हम लोग, एक स्केल लेके बालों में रगड़ते थे और छोटे छोटे पेपर पीसेस को या डस्ट पार्टिकल को हम लोग उसमें क्या करते थे, चिपकाते थे, है ना, अट्रैक्ट कराते थे, है ना, और दोस्तों को दिखाते थे, भाई देखो ये जादू कैसा है। तो ये क्या है? तो बेसिकली दिस फिनोमेना इज बिलोंग टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज, राइट। तो चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, ऑब्जेक्ट की, जो चीजों को अट्रैक्ट या रिपल करती है, ठीक है। अब चार्ज के दो भाई बहन, पहला तो भाई होता है कौन सा? पहला भाई होता है पॉजिटिव, और दूसरा भाई कौन सा होता है? नेगेटिव। पहला भाई कौन सा? पॉजिटिव। दूसरा भाई कौन सा? नेगेटिव। चलो, बहुत बढ़िया बात है अगर इतनी बात समझ में आ गई। जरा ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में क्या हमने कभी कुछ सुना हुआ है? तो आपको याद आएगा कि हाँ, केमिस्ट्री वाले सर ने एक चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रॉन कुछ होते हैं, प्रोटॉन कुछ होते हैं। आपको होपफुली याद होगा, अगर नहीं याद है तो बताइए, मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपको केमिस्ट्री वाले सर ने बताया होगा कि कोई एक हमारे पास क्या है, मान लो ये एक मेटल का सेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, राइट। और बाहर ना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा होता है? स्पिन करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रह गए? न्यूक्लियस पे रह गए। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, स्पिन कर रहा है। और उन्होंने ये भी आपको बताया होगा, हालांकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, उन्होंने ये भी बताया होगा कि जो न्यूक्लियस है इसमें चार्ज रहता है पॉजिटिव। देखो, फिर वर्ड रिपीट किया मैंने, पॉजिटिव। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी में पहला भाई पॉजिटिव कहां पर रहता है? न्यूक्लियस में। उसने पूरा अधिकार अपना जमा रखा है सेंटर पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर रहता है चार्ज कैसा? नेगेटिव। और इसको बेचारे को कहां भटकना पड़ता है? जो बाहर के शेल होते हैं, आपने सुना होगा KLMN, है ना, सुना ही नहीं सुना? तो बाहर के जो सेल होते हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल सी बात सुनो, ठीक है। तो दो भाई हो गए चार्ज के, एक तो हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया हमारे पास कौन सा? दूसरा हो गया नेगेटिव। ये दो भाई हमने पढ़ लिए चार्ज के। अब ये बताओ कि चार्ज ना कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि चार्ज की वजह से ट्यूबलाइट कैसे जल सकती है, चार्ज की वजह से तुम्हारा फोन कैसे चल सकता है ना, सोचने वाली बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जी है वो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये एनर्जी कहां से आई?
तो पहली चीज, अगर एनर्जी देना भी है तो इसको एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करने देने के लिए। तो जरा समझो भाई, जो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव, ये क्या करता रहता है, स्पिन घूमता रहता है, मूवमेंट में रहता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। और जो हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मतलब सेंटर, ये स्टेबिलिटी के लिए कहा रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब भाई अगर ये फिक्स है तो ये तो मूव नहीं करेगा। किसी भी एटम का न्यूक्लियस अगर मूव करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ द अर्थ, स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल पे आ जाएगी ना बात, तो ये मूव नहीं करेगा भाई। अगर हमारे पास जो एटम ही स्टेबल नहीं रहा तो दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो स्टेबल नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये मूव नहीं करेगा। मोशन में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है भाई? इसके पास तो अब अधिकार नहीं है मोशन का, ये तो चुपचाप सेंटर में बैठे हैं राजा की तरह। काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं कह सकता हूं दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कह सकता हूं? फ्लो, FLOW, फ्लो ऑफ चार्ज। यस और नो? अगर मैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकता हूं, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि चार्ज क्या होते हैं? एक तरह से चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं या चार्ज क्या होते हैं? मैं कह सकता हूं कि दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ाता हूं, जस्ट अ मिनट, है ना। चलो, चार्ज की बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हमें और जानना है, ठीक है। चलो आओ जानते हैं क्या है। देखो, हमारे पास चार्ज पार्टिकल हमने देखा, ठीक है। हमने क्या देखा कि एक हमारे पास एटम था, बीच में न्यूक्लियस था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे जिसमें, और यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। क्लियर? चार्ज को मैंने क्या बताया? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज की डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो आपको बता देना है दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, चलो ठीक है। चार्ज ना, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। ध्यान रखना, अब यहां से चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक इंट्रोडक्शन था। इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है, और कैपिटल C से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल C से, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अगर चार्ज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, चार्ज का क्वांटाइजेशन करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं दैट इज Q। चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है? चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से। चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से। कैपिटल Q भी हो सकता है, स्मॉल q भी, जब 12th में पढ़ेंगे तो स्मॉल q भी पढ़ेंगे, है ना। चार्ज को डिनोट किया हम लोगों ने, Q से डिनोट कर दिया। क्लियर? तो Q इज इक्वल टू, हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? दैट इज N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E फॉर चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। एक टाइम हुआ करता था कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी मैं चलो करा देता हूं, जरा यहां ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? दैट इज Q अपॉन में E। Q व्हाट? Q इज अ चार्ज ऑन एनी कंडक्टर एंड E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये तो पता होगा ना आपको? अगर नहीं पता तो देख लीजिए, ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। देखो, ये देखने में एक ऐसा नहीं लग रहा, हाइपोथेटिकल नंबर है। मतलब कि 1.6 के बाद में अगर नीचे कितने 19 जीरो लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 0.0000000 डैश 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 19 टाइम्स 0, ठीक है, 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज। क्लियर? हमारे पास SI यूनिट मैंने आपको बता दी कि कूलम्ब होती है। इसके बाद हमारे पास क्वांटाइजेशन है चार्ज का, कि हम चार्ज की क्वांटाइजेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, होपफुली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? चार्ज कितना होगा? Q की वैल्यू कितनी होगी? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। कहता है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? है सिंपल क्वेश्चन। मान लो ये एक वायर है और इससे ये 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो गया। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज
क्या हो गया, फ्लो हो गया। ठीक है, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया होगा इस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए। चलो आओ बात करते हैं कितने। भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE है फॉर्मूला, बहुत बढ़िया बात है। अब Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम्ब, और N हमें फाइंड करना है, और E की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू N, है ना। चलो इसको सॉर्ट आउट करो, यहां पर 10 लगाया, क्या कर दिया 10 लगाया ना, तो यहां से हमने क्या कर दिया एक पॉइंट हटा दिया। ठीक है, ओके। अब देखो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, इधर देख लो, ये आ जाएगा 10 अपॉन में 16, डिवाइड कराओ जरा, ये लो डिवाइड करा दो सीधे ना, 16 आएगा तो 0.0 आएगा 6, है ना, 96 आएगा, 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाओ, कितना आएगा 25, 0.625, यह आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। अब अगर हमें एक कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18। अब माइनस का क्यों, प्लस का हो गया ना, प्लस का कूलम, क्यों प्लस का हो गया भाई, जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस वाला एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आपको बता देना है दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बात। अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज मूव कैसे करता है, कैसे किसी सर्किट में कोई चार्ज फ्लो कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी आपको कुछ सीखना पड़ेगा। क्या भाई, मान लो हमारे पास कोई एक मटेरियल है, ये कोई एक मटेरियल कंडक्टर है, मान लो ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है, और इसमें अभी इलेक्ट्रॉन ना जिग-जैग मोशन में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, कुछ इस तरह से जिग-जैग मोशन में घूम रहे हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, क्लियर। टेढ़े मेढ़े, कोई इधर जा रहा है, मन मर्जी स्पिन कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिटल में, क्लियर। और जैसे ही यहां पर हमने चार्ज दिया, चार्ज मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अभी तक जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे ही चार्ज दिया तो इनका जो डायरेक्शन हो जाएगा मोशन का, इनका जो तरीका हो जाएगा वो जेंटलमैन की तरीके हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जेंटलमैन की तरीके हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूनी डायरेक्शनल कोई करंट होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, एक जेंटलमैन की तरीके। बात समझ में आई, जैसे आप लोग स्कूल में चलते हो ना लाइन बना के, कुछ वैसा ही, क्लियर ना। अच्छा, अब इसमें खास बात जरा समझिए। तो ये हो गया हमारे पास, इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिली, जैसे ही चार्ज मिला, इसने इस चार्ज को, अपने काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, ट्रांसफर किया इस सेकंड वाले चार्ज ने। इस सेकंड वाले ने क्या किया, अब इसके अंदर गर्मी आ गई, इसके अंदर एनर्जी है, तो ये भी वाइब्रेट हुआ, मोशन में हुआ, और इसने फिर किसको ट्रांसफर किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। और जब ये ट्रांसफर करता है ना, तो देखो ये क्या करेगा, इसको वाइब्रेट करके धक्का लगाएगा, पुश करेगा। भाई जैसे ही आगे बढ़ेगा, अब आगे वाला तो अभी बैठा है, पीछे वाला आया, पीछे वाला धक्का लगाता है, तो जब धक्का लगाता है तो एक्शन रिएक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, एक्शन रिएक्शन। मतलब इसको आगे बढ़ने में ये रोकेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और जब रोकेगा तो ये चेंज करेगा अपनी एनर्जी को इसके ऊपर, 3 नंबर के ऊपर, फिर 3 नंबर किसके ऊपर चेंज करेगा, 4 नंबर के ऊपर चेंज करेगा। और हमने एक चीज इसमें और नोटिस की, क्या हमने नोटिस किया कि ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ड्यू टू एक्शन रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये ध्यान रखिएगा, चलने में अपोज कर रहे हैं, ओके। तो कुछ इस तरह से चार्ज क्या करता है, फ्लो होता है, ठीक है। चलो अब हमारा जो आज का टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैं आपको कन्वेंशनल करंट नहीं बता रहा हूं, अब करंट की बात करेंगे। देखो बेसिकली करंट क्या होता है, करंट होता है एक तरह से फ्लो ऑफ। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ। वेट फॉर 2 सेकेंड्स।
चलो आप कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी, जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या किया, दो बलून लिए, बलून जानते हो ना, और दोनों बलून्स को क्या कर दिया, एक फिक्स स्ट्रिंग पे हैंग कर दिया। क्लियर ना? आप ये घर में कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब एक बलून को वुलन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ या अपने हेयर से क्या करो, रब करो, थोड़ा सा, ज्यादा मत करना कि फट जाए, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखोगे कि उन दोनों बलून्स में कुछ ना कुछ गैप आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही आपने उस बलून को रब किया तो उसमें चार्ज आ गया, ठीक है। बलून गेट्स चार्ज एंड गेट्स रिपल टू द सेकेंड अनदर बलून। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब आपने उसको रब किया तो एक बलून दूसरे वाले बलून से क्या हो गया, रिपल करने लगा, ठीक है ना। क्यों रिपल करने लगा? क्योंकि मे बी जो हमारे पास बलून थे उनमें कैसा हो, सेम चार्ज आ गया रब करने के बाद दूसरे वाले में। तो पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। तो वहीं से ये एक्सपेरिमेंट है और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। और जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे मान लो आप किसी फीमेल कैंडिडेट को देखते हो तो आप क्या करते हो, अरे हटो हटो, कोई मान लो बहुत अच्छा कैंडिडेट है तो लाइक मान लो, तो क्या करते हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, देखते हो, बात करने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? तो क्या है, तुम पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव है, या समझ लो तुम नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, अलग अलग चार्ज है, अनलाइक चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वैसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव केमिस्ट्री में कहानी है कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, तभी तो अट्रैक्शन होगा, बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अपनी अगली प्रॉपर्टीज में। तो अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, अगली प्रॉपर्टी है कि चार्ज का क्वांटाइजेशन किया जा सकता है। मतलब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, हम चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट में, सर्किट क्या है, किसी भी रास्ते में समझ लो, या अभी मैं बात करूंगा इस विषय में, या किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है। देखो आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह से, और जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 0.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 कूलम चार्ज की वैल्यू है इसमें, वो कितनी है, 6.2 10⁻18। क्लियर है बात इतनी कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, चलो ठीक है। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है जरा ये भी देख लीजिए। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हालांकि इसकी वैल्यू आपको नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब चलो ठीक है भाई। अब चार्ज में हमने दो पार्ट किए, ठीक है, जरा देखो, एक तो स्टैटिक और दूसरा करंट। कितने पार्ट किए, दो पार्ट किए, एक स्टैटिक किया, दूसरा करंट किया। तो स्टैटिक मतलब जो स्टेबल हो, रुका हुआ हो, और करंट का मतलब क्या, जो कैस में हो, मोशन में हो, फ्लो में हो, यही तो होता है करंट। एक तो स्टैटिक और एक करंट। क्लियर है? चलो आओ आगे बात करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हमने रब किया बालों में, तो देखो ये जो हमारे पास स्केल है चार्ज हो गई और इसने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। क्यों? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, रगड़ने से इनमें चार्ज हुए, आयनाइज्ड हुए, और जिसकी वजह से वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने लगे। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं जरा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? हमने पढ़ा जो चार्ज है, चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लो किसी भी मैं यूनिफॉर्म कंडक्टर में ये मैं फाइंड कर लूं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो गया, मींस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, तो मैं ये फाइंड कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कुल मिला के इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। मैं चलो रिपीट कराता हूं, मैं आपको रिपीट कराता हूं। चार्ज दो तरह का, एक स्टैटिक और दूसरा कैसा, दूसरा करंट।
ठीक है। करंट मींस मतलब फ्लो ऑफ, तो अगर फ्लो ऑफ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज को किसी कंडक्टर में फ्लो होने पर कुछ ना कुछ तो पर्टिकुलर टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर दोस्तों उसको टाइम लगेगा तो बस सिंपल सा लॉजिक है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? व्हाट इज करंट? करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितना एक पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में चार्ज फ्लो हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो करंट है, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? तो I इज इक्वल टू Q बाई T। क्लियर? I इज, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा, दैट इज I इज इक्वल टू Q बाई T, और SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अच्छा, एम्पियर को हम और किस नाम से जानते हैं, और इस नाम से जानते हैं। Q का क्या होता है हमारे पास, कूलम्ब, कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड को हम एम्पियर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात इतनी कि नहीं क्लियर? चलो आगे देखते हैं भाई, है ना, फटाफट इसको निपटाते हैं। और ओम्स लॉ हम लोग आज ओम्स लॉ तक के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलो, तो हाउ डू वी मेजर द करंट? अब करंट को मेजर कैसे किया जाता है? तो दोस्तों एक डिवाइस होती है, देखो आपको ऐसे दिख रही होगी, दैट इज एम मीटर। इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगाई जाती है जिसका नाम है एम मीटर, राइट। और ये मेजर करता है हमारे पास करंट को। क्लियर? चलो ठीक है। अच्छा, इसकी ना कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं एम मीटर की, इसकी बहुत खास। जैसे पहली प्रॉपर्टी, ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज, हमेशा कैसे लगाया जाता है, सीरीज। सीरीज का मतलब क्या हो गया, सीरियल वाइज, लगातार। देखो ये करंट आया, ये देखो करंट आया, ये यहां से गया, ये बल्ब ग्लो कर रहा है और यहां पर लगा दिया हमने एम मीटर, तो डेट इज सीरीज मींस सीरियल वाइज। क्लियर ना? और सिंबल कुछ कैसा होता है, कुछ इस तरह से, ए और सर्कल में कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो चलिए आइए बात करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जरा देखो क्या होता है। मान लो कोई इन्फिनाइट में यहां पर Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और उसको किसी A पोजीशन में लाना है, और यहां पर भी हमारे पास एक कोई चार्ज प्लस है, राइट, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। और इस चार्ज को क्या करेंगे, यहां पर लाने के लिए हमें इस चार्ज को मूव कराना पड़ेगा इन्फिनाइट से टुवर्ड्स ए पॉइंट, राइट। तो जब चार्ज को हम मूव कराएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन होगा कि नहीं होगा? वर्क डन होगा। और ये वर्क डन क्या करने के लिए हो रहा है? इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए हो जाए, ठीक है। इस चार्ज को इस इन्फिनाइट वाली प्लेस से ए प्लेस में लाने के लिए हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। और इसी वर्क डन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब अगर कभी आपने बैटरी देखी हो तो बैटरी में दो टर्मिनल रहते हैं, एक तो कुछ इस तरह से पॉजिटिव लिखा रहता है उसमें, और दूसरा उसमें लिखा रहता है नेगेटिव, है ना। और एक वायर आप लगाते हैं पॉजिटिव से और दूसरी वायर आप लगाते हैं नेगेटिव से। तो देखो हम इनको बोलते हैं टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल ए और इसको बोलते हैं टर्मिनल बी। ए बी जरूरी नहीं है, टर्मिनल एक्स टर्मिनल वाई भी मान सकते हो आप लोग। तो एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, एक हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अब यहां पर इन्फिनाइट वाला कोई केस नहीं है। अब क्या है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस नेगेटिव टर्मिनल तक चार्ज को लाने में जो भी वर्क होगा उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। बात समझ में आई कि नहीं? पक्की बात 100%। और मान लो इसका पोटेंशियल हमारे पास है ए और इसका पोटेंशियल हमारे पास बी, और इन दोनों पोटेंशियल का मैं डिफरेंशिएट करा दूं तो क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा जेंटलमैन वाली डेफिनेशन पढ़ो, जरा समझो क्या हो गया। यहां से मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन। क्या हो गया? वर्क डन टू कैरिंग चार्ज, वर्क डन टू कैरिंग चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। सर एलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर बनाया गया था, इसीलिए इसकी SI यूनिट भी वोल्ट है और हम इसको डिनोट करते हैं V से, ठीक है, ओके। और इस V का V इज इक्वल टू वर्क डन मतलब W, और चार्ज क्या हो गया हमारे पास, Q। चार्ज तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, क्लियर ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है W अपॉन में Q से, अभी हम लोगों ने सीखा। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या है, वोल्ट। क्या है? वोल्ट है इसकी SI यूनिट। अब हाउ डज इट मेजर, हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है दैट इज वोल्ट मीटर। अच्छा, एक वोल्टा मीटर भी होता है।
ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। फिलहाल 10th में हमें वोल्ट मीटर पढ़ना है, जो इसकी ये डिवाइस है जो क्या करता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इसमें भी एक खास बात होती है लगाने के लिए, इसको ऑलवेज पैरेलल लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? पैरेलल, मतलब कि यहां पर अगर मान लो हमारे पास आपने एक बल्ब लगा दिया, यहां पर क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो बल्ब के पैरेलल कुछ इस तरह से, पैरेलल का मतलब ये हो गया कि यहां से दो अलग अलग रास्ते हो गए, ठीक है। तो वोल्ट मीटर लगाने का तरीका क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑलवेज वोल्ट मीटर लगाया जाता है। इसकी खास बात और है, अभी बस सुन लीजिए, फिर आगे जब डिस्कशन करेंगे या चैप्टर फिनिश होगा तो सारे क्वेश्चंस एक बार एक साथ कंपाइल कर लेंगे। इसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई, बहुत ज्यादा होना चाहिए। वेयर एज अभी मैंने एम मीटर की बात की थी, विच मेजर द करंट, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी लो। एंड आइडियल एम मीटर मस्ट बी हैविंग रेजिस्टेंस 0 ओम, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बात हो गई किसकी, वोल्ट की। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज 1 वोल्ट, है ना। अच्छा, 1 वोल्ट को हम और क्या लिख सकते हैं, वी को वी लिख दिया। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, जूल, वर्क डन क्या होता है, जूल। और चार्ज को क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं कि नहीं लिखते। मतलब वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन में गिवन होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि जूल पर कूलम क्या हो गया सर, आपने तो पढ़ाया ही नहीं, क्लियर ना। तो वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, जूल पर कूलम, बहुत बढ़िया बात है। कभी पूछे जाएगा अगर 1 वोल्ट क्या होता है, तो सबके आगे 1 1 1 लगा दो। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, टू कैरी मिनाटी वाला कैरी नहीं, टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास व्हाट इज 1 वोल्ट, क्लियर ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको सर्किट पता होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है ना, क्योंकि अभी हम लोग इसके आगे जस्ट ओम्स लॉ पढ़ेंगे और आज का सेशन यहीं से फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, रजिस्टिविटी, राइट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये 2 से 3 वीडियोस में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। फिर लास्ट में 1 शॉट सीरीज जब चलेगी तो फिर एक बार पढ़ लेंगे। फिर जो हमारा मेन टारगेट है वह है ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा, बहुत ही पुराना क्योट है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बाकी और कुछ नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, केवल प्रैक्टिस। 3 महीने बचे, यही लगातार अगर आप लोगों ने कंटिन्यूअसली इसमें प्रोसेस कर दिया और आपकी प्रोग्रेस होती रही, तो ये समझ लो कि आप ना एक तरह से प्रॉपर वे में अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, राइट। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे फुटकर में तो फिर समझ में नहीं आता। चलो भाई जरा समझिए तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, मान लो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बच्चों ये बताओ कि जो ट्रेन है वो किस में ट्रैवल करती है, तो ये मत कह देना सर हवा में, ठीक है, थप्पड़ मारूंगा वहीं आके। ट्रेन चलती है पटरियों में, पटरियों को कहा जाता है रेल्स। एक प्रॉपर, मतलब उस ट्रेन के चलने का एक प्रॉपर रास्ता है, ठीक है ना। ओके, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ तुम किस में चलते हो, कैसे चलते हो, तो बोलोगे सर कार से। भाई नहीं, जमीन में चलते ना, रास्ते में चलते हो, ओके, पाथ में ट्रेवल करते हो, ठीक है। तो जैसे हम लोगों के ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए रास्ता होता है कुछ इस तरह से, जैसे हमारे तुम्हारे चलने के लिए रोड होती है ना, रोड फॉर ह्यूमंस, उसी तरह चार्ज को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट की। सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ इन विच द करंट फ्लोज, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब 2 तरह के रास्ते होते हैं, या तो रास्ता बंद होता है तो आप आगे नहीं जाते हो, और या तो रास्ता क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, तो आप आगे जाते हो। बट करंट के साथ ऐसा थोड़ा सा उल्टा है, अगर रास्ता उसका क्लोज है तभी वो आगे क्या करेगा, मूव करेगा। सर्किट क्लोज का मतलब कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यही तो है क्लोज, तो वो आगे मूव करेगा। और सर्किट अगर ओपन है तो फिर आगे वो मूव नहीं करेगा। तो 2 तरह के सर्किट हो गए, एक तो ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट, ठीक है। अब मुझे बल्ब का सिंबल बना के तो बताने की जरूरत नहीं कि बच्चों ये देखो ये है बल्ब, है ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। कुछ सिंबल्स हैं, जरा देख लीजिए। देखो जैसा कि अभी हमने देखा कि एम मीटर का सिंबल है जो कि करंट मेजर करता है, ये सिंबल है वोल्ट मीटर का जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, क्लियर। ये सिंबल है हमारे पास रेजिस्टेंस का, या कोई भी रजिस्टर, गैजेट, अप्लायंसेस अगर लगा है तो ये सिंबल किसका है, रेजिस्टेंस का, ठीक है।
अगर आपने एक गैजेट देखा हो अपनी फिजिक्स लैब में जिसका नाम है रियोस्टेट, तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। व्हाट इज रियोस्टेट? दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब ये इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। बैटरी जरा देखो, अगर केवल सिंगल सेल है तो कुछ इस तरह से, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल, केवल 2 वोल्ट की बैटरी छोटी वाली। और अगर मान लो ज्यादा हैवी बैटरी है तो फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, कुछ इस तरह से। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये बैटरी क्या हो गई? ये नंबर ऑफ सेल हो गए तो ये बैटरी बन गई। ये क्या है? ये है सेल। ये क्या है? सेल। ये क्या बन गया? बैटरी। किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, बट उस पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेंटेन रखता है वो है बैटरी और सेल। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारी चीजें जो हम लोग देख रहे हैं ना, ठीक है, ये किसका सिंबल है? ये डीसी करंट का सिंबल है। किसका सिंबल है? डीसी करंट का। एसी करंट जो हमारे घरों पे आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, वो आपके क्लास 10th में अभी नहीं है, लेकिन उसका सिंबल कैसा होता है जरा देख लो बच्चों। उसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। ये जो करंट हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में यूनी डायरेक्शनल है, जबकि ये डुअल डायरेक्शनल है, एक बार जाता है एक बार आता है, इसलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये किसका सिंबल है? एसी का सिंबल है। एसी वाली एसी नहीं जो आपके घरों में लगी है, अल्टरनेटिंग करंट। ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको काम आएंगे। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंबल्स के अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो क्या कोई करंट मूव करेगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल? ये वैसा ही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक हमने एक पाइप लिया और पाइप मैंने कुछ इस तरह से भर दिया, रखा पाइप, और इसमें मैंने डाला वाटर। क्या डाल दिया? मैंने ये वाटर डाल दिया। अब ये वाटर किधर फ्लो करेगा? आप जानते हैं सभी लोग, हायर से लोअर की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किधर मूव करेगा? हायर से लोअर। तो इसी तरह जो करंट है वो किधर चलता है? पोटेंशियल की वजह से। अगर पोटेंशियल इक्वल है तो करंट मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर पोटेंशियल दोनों टर्मिनल्स का अलग अलग है, मतलब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो किधर चलेगा? ऑलवेज हायर टू लोअर। जरा ध्यान रखिएगा। तो करंट जो मूव करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करेगा। इसका मतलब कि जो करंट अगर मैं बात करूं तो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। कैसे जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसके साथ एक खास बात क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो करंट ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है। ये मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में A to B, तो जो करंट चलेगा ना वो किधर चलेगा? B to A, और इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में होंगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करेगा। अगर पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास कन्वेक्शनल करंट। क्लियर? मतलब जरा देखो, अगर मैं बात करूं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां से करंट मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, यहां से आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जस्ट अपोजिट। और करंट कैसे मूव करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। कुछ इस तरह से मोशन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पाए जाते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो आपको तुरंत दिमाग में लाना है कि इलेक्ट्रॉन अगर A to B है तो करंट B to A चलेगा। क्लियर ना? होपफुली आपको यहां से ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे, हमारे पास एक और बहुत धुआंधार चीज है जिसका नाम है ओम्स लॉ। क्या नाम है? ओम्स लॉ। थोड़ा सुनने में हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो अजीब लग रहा हो, बट ये इतना पावरफुल लॉ है जिसके थ्रू हम लोगों ने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में स्पेसिफिकेशन रिलेशनशिप फाइंड किया, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमंस ओम, तो उन्होंने क्या किया? करंट लिया और पोटेंशियल डिफरेंस लिया, ठीक है, और दोनों को मैच कर दिया। मतलब उन दोनों के बीच में रिश्ता करवा दिया भाई साहब। और रिश्ता करवा दिया तो कैसा? जरा देखो, उनका कहना था कि अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट। अरे सर क्या बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा। अरे फिजिकल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल है ना, प्रेशर, जो प्रेशर लग रहा है ना, हीट रिलीज, ये सारी फिजिकल कंडीशंस को क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट।
लेकिन शुरुआत यहां से नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछता भी है तो आपको शुरुआत करना है कि ओम्स फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। किसके बीच का रिलेशनशिप फाइंड किया उन्होंने? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब उन्होंने क्या कहा? दिस लॉ स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है कि इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर सारी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर दिया जाए सच लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी भी सर्किट में, किसी भी हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट का फ्लो भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अभी तो दोस्तों इसके पहले मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल ही मेंटेन करता है फ्लो ऑफ करंट को, तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होता जाएगा। पोटेंशियल कम करते जाओगे तो फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया बात। अब ये तो हम लोग पढ़ के आए कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी मिलती है तो हमें वहां कांस्टेंट लगाना है, और कांस्टेंट लगाना है तो इक्वल लगाना है, तो हमने कांस्टेंट लगाया R। तो हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, दैट इज V इज इक्वल टू IR। क्लियर ना? देखो इसका मतलब ये तो है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बस इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये साफ साफ गलत है, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पे किसी भी तरह का कोई फैक्टर नहीं छोड़ता है। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। जरा देखो तो, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, किसकी बात करूं? ग्राफ की बात करूं, फिर इसके बाद मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा कि अगर जितना V बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ आपके हिसाब से यूनिफॉर्म बनना चाहिए। यस और नो? बोलोगे यस सर। भाई ये हो गया हमारे पास V और ये हो गया हमारे पास I। ये क्या हो गया हमारे पास? I हो गया एम्पियर। करंट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। करंट का SI यूनिट एम्पियर। ठीक है, तो मान लो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। क्यों भाई? जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे करंट भी सर्किट में इंक्रीज होता जाएगा। तो जो इसका ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा। अच्छा 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द ओमिक कंडक्टर। किसी भी ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ फाइंड करो। तो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद अगर क्वेश्चन बोलता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए फाइंड करो ग्राफ, तो ग्राफ लो, तुरंत फाइंड हो गया। ये V हो गया, ये हो गया I हो गया, लो कर्व बना दिया। मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? चलो ठीक है बच्चा पार्टी। ये जो हमारे पास स्लोप है ना, ये स्लोप क्या बताती है? SLOP। ये स्लोप बताती है रेजिस्टेंस को। किसको बताती है? रेजिस्टेंस को बताती है। और इसका रिलेशन भी होता है। क्या होता है? ये होता है R, ये नहीं, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? अरे R इज इक्वल टू कर लो यार, R इज इक्वल टू 1 अपॉन में SLOP। स्लोप जितनी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? चलो अभी कराते हैं, आगे देखो। चलो एक क्वेश्चन है, मान लो मैं कहता हूं कि ये है हमारे पास करंट। क्या है ये है पोटेंशियल डिफरेंस और ये है करंट। सॉरी, ये क्या है हमारे पास? ये क्या है? करंट। ठीक है, मान लो हमने किया, ये है हमारे पास R3, ये है हमारे पास R1 और ये है R2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द ट्रू? पहला ऑप्शन क्या दोगा? बोलेगा R3 इज लेस देन R2 इज लेस देन R1। दूसरा ऑप्शन क्या देगा? R3 इज लेस देन R1 इज लेस देन R2। तीसरा ऑप्शन क्या देगा आपको? तीसरा ऑप्शन देगा R3 इज ग्रेटर देन R1, R1 इज ग्रेटर देन R2। और चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, मैं जीत गया, बट ऐसा नहीं है। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन, देखो इसकी स्लोप, पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में जो स्लोप है वो R3 की क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ में आई? ऑलवेज हमें यह ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ इसकी बेंडिंग अगर ज्यादा है, जिसकी बेंडिंग ज्यादा है
ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। अब देखो स्लोप में आपको रिलेशन याद आ रहा होगा, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। अगर बेंडिंग ऑफ R इज टुवर्ड्स द V, ठीक है, तो इसका मतलब उसका R क्या है, ज्यादा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो देखो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, R इज ग्रेटर देन R1 एंड R1 इज ग्रेटर देन R2। बात समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 3 सही है। जरा देखो तो एक और मैं सेम ग्राफ आपको देता हूं, बस मैंने इसमें क्या किए, चेंज कर दिया। अब मैंने कहा दिया कि ये करंट है, ये क्या है, करंट एम्पियर में, और ये है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट में। ठीक है, अब जरा देखो तो मैंने कह दिया कि ये हमारे पास R1, ये हो गया हमारे पास R3 और ये हो गया हमारे पास R2। क्या हो गया? फिर देखो ऑप्शन, देखो फिर से ऑप्शन देखो तो जरा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R1। अब सर कहेंगे यस सर पहला वाला सही है ना? चलो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र करो। ये हो जाएगा R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। फिर कहेगा थर्ड नंबर कहेगा हमारे पास R1 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R2, और फोर्थ नंबर कहेगा नन ऑफ दीज। क्या कहेगा? नन ऑफ दीज। तो कौन सा बोलो सही? नन ऑफ दीज नहीं भाई। पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बेंडिंग किसकी ज्यादा? R1 की। सो R1 इज मोर देन दैट ऑफ R3 रेजिस्टेंस एंड R3 इज मोर देन दैट ऑफ R2 रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या होगा? सही होगा। होपफुली आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं अपने अगले सेशन में और उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, यस, फैक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।